नमस्कार, भारत एट कान में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री के सामने भारत किस तरीके से अपने देश की लोकेशंस को बता रहा है, साथ ही कौन से वो सितारे हैं भारत के जो कान पहुंच रहे हैं, रेड कारपेट पर चल रहे हैं और क्या कुछ हलचल भारतीय पवेलियन में चल रही है। तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम भारत एट कान। को प्रोडक्शन पर इस बार कान में भारत का फोकस रहा है और को प्रोडक्शन के तहत ही एक फिल्म बनी है द आई, जिसमें मुख्य किरदार में नजर आ रही हैं भारतीय कलाकार श्रुति हसन। को प्रोडक्शन से किस तरीके से भारतीय फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों को फायदा हो रहा है। द आई की पूरी टीम श्रुति हसन समेत भारतीय पवेलियन में मौजूद थी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। This is so visceral, so it goes beyond that. Yeah. It plays with the shadows and then goes to the depths, and that's really credit to our writer Emily, and then Emily and Daphne working on it and like being so like weaving it tighter and tighter and with so much honesty that I am absolutely honored to be a part of it. She's a witch at heart. She said, "You've cast me wrong. I should have been the witch." And it was just, I was so unbelievably humbled that such an accomplished actor, having done, over 50 films, would trust us and me. This is my debut narrative feature, having done narrative shorts and documentary features. And it was just she really took a leap of faith, and we had so many conversations, and she herself put her heart and soul into it, which is just unbelievable. We do a pre-production carbon assessment, so we look at how much your carbon footprint will be. Yes, hearing this is fascinating. Versus the cost. So I look at budget sustainability and I work out how I can reduce the cost to my investors. Obviously, that's a critical element to it. Sure. And I can reduce the impact of our activities in the community that we're filming in. When we shot in Mumbai, after the pandemic, we had the first plastic-free set. The innovation in India is outstanding, absolutely outstanding. And I have learned more from my colleagues in India than any of my other partners in terms of climate change or any of the other impacts. So once we've done the pre-production carbon assessment, we then get all the head of departments together. Green Sheet will come in and give a masterclass to the head of departments. We make them all sign a green agreement in what's called green screen. And then we work out how we can commit as a team the commitment curve up instead of down, because it's very, very easy as we're filming. When the train leaves the station, no one's got any time. So we really carefully plan. भारत के कई राज्यों में फिल्मों की शूटिंग के लिए एक से बढ़कर एक लोकेशन है और इस बार कान में भारत की कोशिश थी कि विभिन्न राज्यों में फिल्मों की शूटिंग के लिए जो लोकेशंस हैं उनको दुनिया भर की इंडस्ट्री के सामने रखा जाए। असम की अगर बात की जाए तो वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए किस तरीके से संभावनाएं हैं और असम की सरकार किस तरीके से काम कर रही है, साथ ही वहाँ के निर्माता, निर्देशक और कलाकार असम में कितनी संभावनाएं देखते हैं, उनसे हमने बातचीत की। कान फिल्म फेस्टिवल में ये एक्सप्लोर किया जा रहा है कि भारत के तमाम अलग अलग राज्यों में फिल्म शूटिंग के लिए जो लोकेशंस हैं वो दुनिया तक पहुँचें, ताकि भारत में दुनिया भर से जो फिल्म इंडस्ट्री काम करती है वो आए और भारत में शूट करे। नॉर्थ ईस्ट की अगर बात की जाए या फिर कई और राज्यों की बात की जाए तो अलग अलग सत्रों में चर्चा हो रही है और संभावनाएं बताई जा रही हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके से लोकेशंस हैं जिनको अभी एक्सप्लोर करना बाकी है और एक्सप्लोर भारत ने कर लिया है, लेकिन वो दुनिया तक पहुँचना बाकी है। असम की संभावनाओं पर अगर बात करें, किस तरीके से असम में फिल्म शूटिंग की लोकेशंस की संभावनाएं दिखती हैं, हमारे साथ एक खास पैनल है। आइए सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मंजू बोरा जी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और लंबे समय से काम कर रही हैं, नेशनल अवार्डी भी हैं। साथ साथ देबुजीत जी हमारे साथ हैं और मेंबर ऑस्कर हैं, जाने माने साउंड डिज़ाइनर हैं। एमी बरुआ हमारे साथ मौजूद हैं और आसमी कलाकार हैं। जानने की कोशिश करते हैं असम की संभावनाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले तो देबुजीत जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। सर, असम पर चर्चा हो रही है और बात यही है कि अलग अलग राज्यों में फिल्म की संभावनाएं बढ़े, लोकेशंस बढ़े, क्यों असम आज डेस्टिनेशन बन रहा है फिल्मों की शूटिंग को लेकर? असम में सब कुछ है, द प्रॉब्लम कि वहाँ पे कोई गया नहीं ठीक से और एक्सप्लोर किया नहीं अभी तक। अदरवाइज वी हैव एवरीथिंग। असम में क्या नहीं है,
Assam is known for, it's called land of red river and blue hills. वहीं पे 7 कम से कम हमारे नेशनल फॉरेस्ट है, कम से कम 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, हमारे पास ब्रह्मपुत्र है माइटी, विश्व की एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर है, हमारे वहाँ पे बिगेस्ट रिवर आइलैंड है, स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड है, हमारे वहाँ पे वन ऑफ द बिगेस्ट वेविंग विलेज है स्वालकुशी, नोन फॉर सिल्क, टैलेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी, सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर एवरीथिंग इज़ देयर, फिल्म स्टूडियो है वहाँ पे, सब कुछ है. सो बेसिकली एक नोशन है कि असम है, नॉर्थ ईस्ट है, एक पहले से एक हुआ करते थे कि उतना डेवलप नहीं हुआ होगा, कनेक्टिविटी उतना ठीक नहीं हुआ होगा, बट थिंग्स हैज चेंज्ड अ लॉट. सो सब कुछ काफ़ी बदल चुका है अभी, और मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट भी बहुत एग्रेसिवली फिल्म टूरिज्म के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है एंड बहुत कुछ इंसेंटिव लेके आ रहे हैं. तो मेरे हिसाब से ये एकदम करेक्ट टाइम है कि वहीं पे लोग आए, फिल्म शूट करें, और जितने भी ये इंसेंटिव है उसका फ़ायदा उठाए. और एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे फेलो फिल्म मेकर्स है, ये थोड़ा सा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से भी बात करें और बिहेव करें कि एक नॉर्थ ईस्ट जो है हमेशा एक थोड़ा सा एक इग्नोरेंस फील करते थे कि हम मेन लाइन से थोड़ा दूर है, एक नोशन है. तो अभी पॉलिटिकली काफ़ी कुछ चेंज हो गया, पॉलिटिशियंस आर डूइंग देयर बिट. सो सारे जो फिल्म मेकर्स है, प्रोडक्शन हाउसेस है, मैं उन लोग को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी आइए, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एक लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट को और जुड़ा जाए मेनलैंड के साथ, ताकि वहीं पे वहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो और एनकरेज हो एंड दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट टू द इंडियन सिनेमा. अभी आप तो एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं और कलाकार होने के नाते आपको क्या लगता है किस तरीके से असम में अगर दुनिया भर की और फिल्म इंडस्ट्री अगर आती है शूट करने के लिए, या भारत की फिल्म इंडस्ट्री भी अगर असम का रुख करती है, तो क्यों करें? सी असम टोटली डिफरेंट. मुझे तो ये लगता है कि इट्स रियली टोटली डिफरेंट विद सम अदर प्लेस, बिकॉज हर जगह की अपनी एक खूबियाँ होता है, तो असम की अपनी खूबियाँ है. और एज एन एक्टर मैं जब भी जिस जगह पे भी जाती हूँ मुझे वही फील होता है कि उस जगह की, जैसे इंडिया पे हर जगह की कल्चर, फूड एंड एवरीथिंग अलग अलग, कितनी डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में, तो आई कैन से कि असम में तो कुछ और ही अलग है, क्योंकि वी हैव सो मेनी ट्राइब्स इन असम एंड we have hills, we have ice, we have mountains, we have valleys, so many things. तो आई थिंक लोगों को आना चाहिए एंड एक्सप्लोर करना चाहिए. हमारे वहाँ पे इतना वर्जिन लोकेशन है, सारे लोकेशन लोगों ने अब तक देखा ही नहीं. तो आप लोग आइए, जैसे देवजीत दा ने, मंजूबा ने बोला कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है. एंड इनफैक्ट हमारी टेक्नीशियंस, आई बिलीव कि इंडिया में बहुत सारी जगह हमारी टेक्नीशियन जाके काम करते हैं, जो हम लोगों ने अब तक उन लोगों को एक्चुअली उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला कि असम से जाके वो लोग काम कर रहे हैं. बट स्टिल आप लोग देखोगे अगर, तो हमारे आदमी हर जगह है, हर फील्ड में बहुत अच्छे काम कर रहा है. देन व्हाई नॉट असम? असम में आइए, और हमारी गवर्नमेंट जो है काफ़ी हम लोगों को मदद कर रहा है, टूरिज़्म में हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहा है. तो डेफिनेटली यू ऑल आर मोस्ट वेलकम. अतिथि देवो भव फॉर अस. मंजू जी, आप तो फिल्म बनाती हैं और कहा जाता है कि भारत की फिल्मों में ना ग्राउंड रियलिटी दिखती है, कल्चर दिखता है, ट्रेडिशन दिखता है. असम की अगर बात की जाए तो किस तरीके से असम रिच है इन सब चीज़ों में? एक्चुअली पहले तो मैं बोलूँगी कि इफ फिल्म इज़ ऑल अबाउट इमेज एंड कलर, देन असम हैज़ एवरीथिंग. जैसे बोला है, लोकेशन वाइज, नेचर ब्यूटी वाइज, एवरीथिंग इज़ देयर इन असम. और बाकी जो हम लोग का स्टोरी है, जो एथनिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, आई बीन ऑलवेज कंसंट्रेटिंग, मैं इस एरिया में ही मैं काम करती हूँ, रिसर्च करती हूँ. जितना ट्राइब्स है सबके पास जाना तो मुश्किल है, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बट एट द सेम टाइम जहाँ जहाँ काम कर रही हूँ इंटीरियर में, इतना छोटा छोटा ट्राइब्स है, इतना अपना अपना लाइफ स्टाइल, आइडियोलॉजी, एवरीथिंग इज़ देयर. इन लोग का जो कहानी है, इन लोग का जो बोलने का जो कहानी होता है, दीज आर वेरी ह्यूमन एंड वेरी यूनिवर्सल. एथनिक होने से भी, लोकल होने से भी, इन लोग का स्टोरी है एकदम यूनिवर्सल. ये पूरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हम लोग देखते हैं पूरा दुनिया में ना, पूरा होल वर्ल्ड में, दिस स्मॉल एथनिक ग्रुप्स आर स्ट्रगलिंग. आप देखिए, आप कनाडा में जाइए, इन लोग का एबोरिजिनल पीपल, अमेरिका में जाइए, रेड इंडियंस, वो लोग ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विशिंग. हाँ, ये लोग जाके रिजर्व कोटा में आके इन लोग का आइडेंटिटी ही खत्म हो गया. अभी ये सब कहानी असम में भरा हुआ है.
तो वो सब इमेज, वो सब कहानी अगर हम लोग पकड़ते हैं इन ए बिग वे, वी आर वेरी स्मॉल फिल्म मेकर्स, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्मॉल बजट में सिनेमा बनाते हैं, वी जस्ट ट्राई टू शो द प्रॉब्लम्स। ये नहीं कि हम लोग बड़ा प्रोडक्शन में जैसे कर सकते हैं ना, वैसे हम लोग कर नहीं सकते हैं, बट विथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर बिग फिल्म प्रोड्यूसर प्रोडक्शन हाउसेस, तो हम लोग बहुत अच्छा जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कितना स्टोरीज निकला है, कितना फिल्म अभी भी हम लोग देख रहे हैं, इतना एक क्लासिक्स, तो ऐसा क्लासिक्स बन सकता है नॉर्थ ईस्ट में, अपना कहानी लेके, अपना लोकेशन, अपना जो लाइफस्टाइल है, इन लोग का ड्रेस, इन लोग का फूड हैबिट, एवरीथिंग इज सो डिफरेंट एंड इट इज सो कलरफुल। जो सिनेमा तो कलर का ही बात है ना, इमेज का। बात है बिल्कुल देवजी जी, लेकिन आप तो ऑस्कर मेंबर भी हैं सर, और कई सारी फिल्में दुनिया भर की ऑस्कर में भी आती हैं, आपने तो देखी भी होंगी, उस पैनल में भी आप कई बार रहते हैं। क्या लगता है आपको कि भारत की तमाम अलग अलग विविधताएं जो है, चाहे वो असम हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो, इन तमाम जगहों पर भी अलग अलग रिच कल्चर्स हैं, ये भी दुनिया के लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकती है? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, इतनी अलग अलग इट हैज़ अ रिच हेरिटेज कल्चर, और इतना ये डाइवर्सिटी जो है ना कल्चरल, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में आपको मिलेंगे। और ये तो मतलब 7 स्टेट्स की बात है, एक ही स्टेट्स के अंदर ही एज मैं जो बोल रहा था इतने सारे हैं, तो आप इमेजिन मल्टीप्लाई इनटू 7 कितने सारे चीज़ें होंगे। और मैं अभी भी मैं बता रहा हूँ, लोगों ने आया नहीं, देखा ही नहीं होगा, जो भी देख रहा है दैट इज़ नॉट एनफ, माइट बी दैट 5% ऑफ दैट थिंग। इतने कुछ है, इतना अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इतनी वर्जिन लोकेशंस है, सो प्लीज़ आइए। एंड एवरीथिंग इज सो मतलब सोशियली पॉलिटिकली वेरी सेटल डाउन प्लेस, नथिंग टू बी वरीड, एवरीथिंग इज इन प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कुछ ठीक है। सो आई डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि सब लोग प्लीज़ आए और ये पूरा एक्सप्लोर कीजिए। आप असम से हैं और क्षेत्रीय भाषाओं की जो फिल्में हैं उनका जलवा दिख रहा है कान में। मणिपुर के कलाकार रेड कारपेट पर नज़र आते हैं, तमिल के कलाकार कान में घूम रहे हैं, आप यहाँ पर हैं। आपको लगता है कि असम या फिर इस तरीके की रीजनल टैलेंट्स जो हैं देश में, सरकार की कोशिश भी है, ये इंडिया पवेलियन में डिस्कशन चल रहा है कि कैसे हम इंडिया के लोकल टैलेंट को जो है इंटरनेशनल मार्केट दे सकें, वहाँ तक पहुँचा सकें, इस पर एक डिस्कशन भी हुआ, कैसे आप इसको देखते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लास्ट ईयर भी मैं कांस में रेड कार्पेट में थी, That was a great honor for me, yeah, but मुझे लगता है कि देखिए, मैं किसी आर्टिस्ट को रीजनल या इंटरनेशनल नहीं समझती। आर्टिस्ट होते हैं हर जगह की, उनका ख्वाहिश भी वही होता है कि उनको जो भी काम करता है, जो भी कला करता है, उससे प्यार होता है, तो उसी के हिसाब से ही वो अपने पहचान देना चाहते हैं। तो कांस में यहाँ पे आया, आई वांट टू थैंक IB मिनिस्ट्री, उन लोगों ने काफ़ी असम की, इंडिया की हर जगह के लोगों को दिस टाइम प्रमोट किया है, यहाँ पे लेके आने के लिए सब कुछ किया है। एंड रियली इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अस कि लाइक ऐसे ही अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करते रहे तो हमारे लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। इस टाइप के फेस्टिवल में आने से लोगों को लाइक एक्सपीरियंस होता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यस वी कैन डू इट। सीमांत शेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं असम स्टेट फिल्म कॉरपोरेशन के। और सीमांत जी, किस तरीके से असम को बड़ा प्रमोट किया जा रहा है? असम ही नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर देखें तो कान में उसकी संभावनाओं पर बड़ी चर्चा हो रही है। क्यों आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट, क्या आपको लगता है कि लंबे समय पे जो ये काम पहले होना था वो अब देरी से हो रहा है? देखिए, पहले तो था लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट को देखना। अब मोदी जी के टाइम से हो गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो ईस्ट पे काम करना है। जो नॉर्थ ईस्ट पे जो काम अभी हो रहा है हर जगह, आप देखो, डेवलपमेंट की तरफ देखो, कल्चर की तरफ देखो, एजुकेशन की तरफ देखो, हेल्थ की तरफ देखो, जो नॉर्थ ईस्ट को पहले सोचा गया था, आज जिस नज़रिया से नॉर्थ ईस्ट को देखा जाता है, ये बहुत ही इम्प्रेसिव है और सराहनीय है। पूरे भारतवर्ष में अभी नॉर्थ ईस्ट जो एक गति से आगे बढ़ रही है, तो मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ईशान कोण का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। और हमारे आसाम में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी का जो एक्टिव फॉर्मूला है आसाम को आगे ले जाने का, और मोदी जी का जो नेतृत्व है पूरे भारत में, उस पर आप अगर देखेंगे तो आसाम और पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक अलग ही नज़रिया से उभरते आ रहे हैं। आप जब देखते हो फिल्म के नज़रिया से, तो हम देखते हैं कि पूरे आसाम और नॉर्थ ईस्ट एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन था, जो बहुत सारी मूवीज़ में आसाम में शूट हम किया जा सकता था। आसाम में जो पहले किया जा सकता था वो पहले नहीं करते थे, लेकिन आज हो रहा है। आज बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ देखो, आप बहुत सारे इंडियन अदर मूवीज़ देखो, अदर इंडियन मूवीज़ देखो, सारे शूट होने के लिए आसाम जा रहे हैं। उस पर सबसे बड़ी जो वो अचीवमेंट है, जो कार्यपंथा है,
तो उसको लेके हम लोग बहुत ही खुश हैं। और आसाम आप सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए एक नया फिल्म डेस्टिनेशन होने के कगार में है। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो ये वो तमाम असम के लोग हैं जो फिल्मों को असम में बढ़ाने को लेकर काम कर रहे हैं, और असम में फिल्मों की लोकेशंस जो हैं, शूटिंग लोकेशंस जो हैं, उसको एक्सप्लोर किस तरीके से किया जा रहा है, और वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेकर्स जो हैं, तमाम अलग अलग देशों के फिल्म मेकर्स जो हैं उन तक पहुँचे कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट जो है वो अब तैयार है एक और बेहतर डेस्टिनेशन के लिए। कान में भारत का बोलबाला है, और भारत के लिए ये कान कितना महत्वपूर्ण है, और साथ साथ किस तरीके से भारत दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री के सामने भारत में फिल्म प्रोडक्शन की संभावनाओं को रख पा रहा है। जाने माने फिल्म क्रिटिक अशोक राणे से हमने खास बातचीत की। कान फिल्म महोत्सव चल रहा है, और कान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो अब उसकी समीक्षा जानते हैं किस तरीके से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भूमिका कान में देखने को मिल रही है पिछले कई वर्षों से। और अब की अगर बात की जाए, हमारे साथ अशोक राणे जी हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, अपने आप में एक विश्वविद्यालय है। भारतीय सिनेमा के लिहाज से अगर देखें, दादा साहब फाल्के स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिल चुका है, 2 बार नेशनल अवार्ड। राणे जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दूरदर्शन न्यूज़ पर। सर, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत यहीं से, चूंकि आप तो समीक्षक ही हैं सर। कान में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, आप तो कई वर्षों से कान को कवर भी कर रहे हैं सर, और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भूमिका कान में किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए कि दुनिया के हर फिल्म मेकर को उसकी फिल्म बनने के बाद या बनाते समय उसकी एक इच्छा रहती है कि बाकी कुछ भी हो, बाकी कुछ मिलो ना मिलो, मुझे कान में जाना है। सो एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू कान में मेरी फिल्म सिलेक्ट होनी चाहिए। तो कभी कभी तो मैं इतना सीनियर, इतना कुछ देख पाया हूँ मैं, तो ऐसे कुछ फिल्म मेकर जब बात करते कि मुझे कान में आया तो मुझे थोड़ी हंसी आती है, प्यार से हंसता हूँ उनके लिए। लेकिन उनकी फिल्म तो ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि एवरीबडी सब चाहते हैं कि अपनी फिल्म कान में हो। ये कान का रेड कारपेट है ना, बहुत जगह लोगों ने कॉपी कर लिया, लेकिन ये रेड कारपेट का जो मतलब है ना वो कहीं पे नहीं, इसकी जो इज्जत है ना वो कहीं पे नहीं। इसलिए यहाँ ऐसे लोग आते हैं हमारे पास, यार मेरे को सर एक कार्ड पे रेड कार्ड का टिकट दे दो। अगर तुम जाओगे तो तुमको कोई पहचानता नहीं वहाँ पे। जब अगर आप इन्वाइटेड गेस्ट हो, कल मेरी फिल्म है और मैं जा रहा हूँ, तो जिस तरह से प्रोटोकॉल मुझे संभालता है, मुझे प्रोजेक्ट करता है, वो तो सबके लिए करेगा नहीं। तो खाली आप रेड कार्ड पे चल गए तो मतलब ये उसका कि वो रेड कार्ड की जो ये है ना इम्पोर्टेंस वो इतनी है कि हर एक जानना चाहता है। बाकी किसी ने मुझे आज तक नहीं बोला कि ऑस्कर में मुझे सर लेके चलूँ, वहाँ रेड कारपेट चलना है, या कहीं बर्लिन में लेके चलो, कहीं नहीं बोला, यहाँ बोलते हैं। तो ये रेड कारपेट। और दूसरी बात यह है कि हम इतने सालों से बता रहे हैं, हम जब जानते हैं कान क्या है, वेनिस क्या है, ये सारी फेस्टिवल्स, तो कान के अगर कंपटीशन में आपकी फिल्म चुनी गई, वो इटसेल्फ अवार्ड है आपके लिए। अवार्ड मिले तो और सोने पे सुहागा, लेकिन सिर्फ कान के फेस्टिवल में आपकी फिल्म चुननी जाना, यही इसके लिए अवार्ड है कि जिस तरह से यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ल्ड प्रीमियर होता है, कान कहीं पे आपने फिल्म देखा लेगा नहीं, तो वर्ल्ड प्रीमियर आपका कान में हो रहा है। तो और कितना मार्केट है यहाँ पे, कितना एक्सपोजर है। मेरे ख्याल से कुछ 8,000 तो वर्ल्ड प्रेस है यहाँ पे, मीडिया 8,000 के करीब वर्ल्ड प्रेस है। जब अभी आप लोग मुझे जानते हैं, छोटा सा अपना इंडियन, इसलिए तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, लेकिन अगर मैं फिल्म मेकर होता, वहाँ जाता तो पूरा दुनिया का प्रेस मेरे पीछे पड़ जाता। तो वो जो एक्सपोजर मिलता है उसके लिए सबको आना होता है, आते हैं लोग, फिल्में सिलेक्ट होती है, और यहाँ फिल्म सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है। एक बार मुझे पता था कि अदुर गोपाल कृष्ण हमारे दुनिया के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, उनकी फिल्में तो बहुत सिनेमा में, उनको लंदन में तो बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया है, लेकिन उनकी फिल्म पर कान ने सिलेक्ट नहीं की। तो ये उनका क्राइटेरिया भी बड़ा मुश्किल है वहाँ पे एंटर होना। सर, भारत को पिछले साल गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री बनाया गया कान की अगर बात की जाए। आप तो लंबे समय से सिनेमा पर लिख रहे हैं सर, और भारतीय सिनेमा की वो कौन सी खास बात है? क्योंकि अगर इस बार हम देखें, इस बार भी कान में भारतीय सिनेमा का बोलबाला देखने को मिल रहा है सर, क्या वो कारण आप मानते हैं? नहीं, एक तो क्या है कि हमारी एक्सक्लूसिविटी, हमारा जो सिनेमा है, हम चाहे नाच गाने वगैरह इसको कुछ भी बोल दे, वो स्टार सिस्टम को कुछ भी बोल दे। मैं एक ऐसा क्रिटिक हूँ, मैं उसके लिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसा क्रिटिक हूँ कि जो मैं खाली आर्ट सिनेमा वाला क्रिटिक हूँ, कमर्शियल को देखता नहीं। मेरे लिए सिनेमा है, चाहे वो कोई बनाए। तो हम लोग ये चाहते हैं, जो समझते हैं ना कि हमारा सिनेमा क्या है, तो हमारे सिनेमा में नाच गाने होते हैं, हमारे यहाँ गाने होते हैं। ये दुनिया का एक सिनेमा है इंडिया का, हिंदुस्तान का, कि जहाँ पे नाच गाने हैं। तो उसको लेकर
वो फिल्म बनती है तो उसकी एक यहाँ पे पहचान है। और हमारा जो ग्लैमर जिस तरह से हम रखते हैं, हमारी जो कहानी रखती है, हमारे फिर कुछ रियलिस्टिक फिल्मों में या हमारे कमर्शियल फिल्मों में जिस तरह से रियलिज्म के साथ कुछ बातें आती है, उसको भी जग दुनिया सराहती है कि यार कुछ अलग फिल्म है इनकी। हमारी रियलिटी है ना, वो बहुत अच्छी तरह से हम बताते हैं। कुछ गलत चीज़ें होती है तो सब जगह होती है, लेकिन बड़े पैमाने में हमारा सिनेमा दुनिया को विश्वास देता है कि ये सिनेमा देख लो, आपको भारत जाने की ज़रूरत नहीं, आपने भारत देख लिया, उसका इतिहास देख लिया, इसकी संस्कृति देख ली। सही कहा सर आपने कि सिनेमा तो दर्पण होता है समाज का, और कंटेंट हब के तौर पे अब भारत अपनी पहचान बना रहा है सर। क्या लगता है आपको, भारतीय सिनेमा का कंटेंट कितना रिच है? बिल्कुल, भारतीय सिनेमा का कंटेंट बिल्कुल रिच है। मैंने ऐसे बताया कि बहुत अलग अलग किस्म की कहानियाँ हम लोग देखते हैं, नैरेटिव अलग अलग है, फॉर्मेट अलग अलग हैं। हाँ, हर किस्म के लोग अपना अपना फॉर्मेट लेके कहानियाँ बताते हैं, क्योंकि क्या है, अगर एक किस्म की कहानी एक तरह बताते रहें, जैसे मैंने रिसेंटली एक 3-4 साल पहले यहाँ पे 3 फिल्में देखी। अभी फिलहाल एक थी द ऐश इज प्योरेस्ट वाइट, चाइना की फिल्म थी। वो 3 फिल्में मैंने देखी तो मैं तो उस समय कुछ 65 साल का था। तो मैंने बोला कि 65 साल की उम्र में मेरी लव स्टोरी देखने का मेरा एज नहीं है, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय की, क्योंकि लव स्टोरी तो हमने भारत में तो इतनी देखी, तो अभी मैंने नया क्या देखा। तो यहाँ पे जो 3 फिल्में मैंने देखी थी 3-4 साल पहले, वो जो रोमांटिक फिल्में थी, लव स्टोरी थी। अभी लव स्टोरी देखने का मेरा एज नहीं था 65 में, लेकिन मैंने बहुत सराहना की वो तीनों फिल्मों की। मैंने उसके बारे में बहुत लिखा उसके जगह, क्योंकि क्या है कि लव स्टोरी तो हमने बहुत देखी हिंदुस्तान में, तो इसमें क्या था खासियत, तो उसके बैकड्रॉप बदल दिया उसने, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रख दिया, उसके बैकड्रॉप पे वो चल रहा है, तो एक अलग सा लगा वो। और वो चाइना की फिल्म थी, उसमें ये अंडरवर्ल्ड का दादा है, और उसके प्यार में एक लड़की पागल है, लेकिन वो प्यार सिर्फ पागल वाला प्यार नहीं है, एक रिलेशनशिप। वो जानती है एक अंडरवर्ल्ड का दादा है, वो शी इज इन लव विथ हिम। तो उस तरह से उसके लिए वो 45 साल, बाकी बीच में 40-50 साल का टाइम गया है, एंड दैट गर्ल इज स्टिल मैड आफ्टर। तो वो जो जिस तरह से बताया था बहुत इंटरेस्टिंग था। सर, भारतीय सिनेमा के इस बदलते दौर को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कहानियों का अब स्वरूप बदल रहा है सर। आज कुछ और तरीके की रियलिस्टिक कहानियां जो हैं वो भी आ रही हैं, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, पहले क्या था, जिसको फिल्मी सिनेमा बोलते थे ना, वो अभी रहा नहीं। हाँ, अभी मैं करण जौहर का नाम विद रिस्पेक्ट से लेता हूँ, उनकी जो फिल्में चलती थी वो बहुत अच्छी फिल्में थी, फैमिली ड्रामा ये वो, कि हमारी फैमिली टूटती जा रही थी नए जमाने के साथ। तो अभी सब 4 जनों की फैमिली, उसने ना दादा दादी है, नाना नहीं, कोई नहीं है, तो ये सब मिस करते थे। वो उसकी कहानी 90s में आती गई, 90 तक, बाद में वो भी छूट गया, तो अभी उनकी फिल्में नहीं चलती अभी। तो अभी ये जो बदलता हुआ दौर है ना, उसको लेकर कुछ बात करनी चाहिए। इसलिए भी मैं तो बोलता हूँ कि 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, ये 5-5 साल के बाद आप स्टडी करिए, 10 सिनेमा लेके चढ़िए, कि कहानियाँ बदलती, कहानी बताने की बात तरीका बदलता है। तो वो क्या करते हैं, दे आर कैटरिंग टू द यंगर ऑडियंस, क्योंकि हमने सिनेमा का इतिहास हम सिखाते हैं, उसमें हम बताते हैं ऐसा कि 130 साल में पहले से एक बात तय है कि सिनेमा का ऑडियंस जो 80% ऑडियंस है ना, वो 16 और 25 के एज ग्रुप से आता है। तो उसको आपको कैटर करेंगे तो फिल्म चलेगी। आप वो जो भी अच्छा बुरा जो करना है, तो वो ऑडियंस है। तो वो जो अभी आज का जो इतना 25 जो 16 कॉर्पोरेट का है, बाकी जब भी बच्चे हैं, वो इतना कुछ दुनिया देखते हैं। पहले हम किताबें पढ़ के हमको मालूम होता था, लेकिन अब तुम घर में तुम्हारे मोबाइल पे तुम पूरी दुनिया देखते हो यार। अभी तुम क्या देखते हो, क्या तुमको देखना चाहिए, तुम तय करोगे, लेकिन वो तुमको जो देखने को मिल रहा है, अगर वो देखोगे तो तुम्हारी विजन तो बढ़ जाएगी। तो वैसी विजन बढ़ गई है, इसलिए आज ऐसे कुछ इश्यूज, ऐसी कुछ कहानियां हैं कि वो कहानी अगर 90 के पहले कोई लेके आता तो बेटा ये उठा के निकल जाते रहा पैकेट, ये नहीं चलेगा। लेकिन अभी ऐसी कहानी, अभी सेक्स का टाबू नहीं रहा, रिलीजन का टाबू नहीं रहा, किसी का कोई टाबू नहीं रहा, हर किस्म के सब्जेक्ट चलते, हर किस्म के सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ऑडियंस है। तो ये हो रहा है, अच्छी बात है, सिनेमा चेंज हो रहा है और बहुत अच्छी बात है। दूरदर्शन न्यूज़ से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। महेश राणे जी हमारे साथ मौजूद थे। अपने आप में एक भारतीय सिनेमा की अगर बात की जाए तो उसकी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि लंबे समय से फिल्मों की समीक्षाएं कर रहे हैं और यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की भूमिका बदली है, देखा जाए तो कान जैसे अंतर्राष्ट्रीय फलकों में, वो इसलिए क्योंकि भारत की सिनेमा ने अपने आप को जीवंत रखा है। भारतीय सिनेमा ने अपनी सिनेमा में भारत को दिखाया है, भारत की जड़ों को दिखाया है। 27 मई को कान फिल्म फेस्टिवल का समापन होने वाला है, यानी कि कुछ ही दिन कान फिल्म फेस्टिवल के अब बचे हैं। लिहाजा कान की गलियों में रौनक अब और तेज होती जा रही है। कान की गलियां फैशन स्ट्रीट बनती जा रही हैं।
क्या कुछ हलचल अगले कुछ दिनों में कान में होगी और भारतीय पवेलियन में कौन वो सितारे हैं जो पहुंचेंगे और किन मुद्दों पर होगी चर्चा, ये तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर आपके सामने कल रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुलदीप को दीजिए इजाजत। नमस्कार।